हेलो स्टूडेंट, बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन एग्रीकल्चर इनकम को डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज आपको कृषि आय पर कुछ प्रैक्टिकल जो समस्याएं आती हैं उन्हें बतलाऊंगी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 उपधारा 1 के अंतर्गत भारत में स्थित भूमि पर जो कि कृषि कार्य के लिए उपयोग में ली जाती है से प्राप्त होने वाली आय पूर्णतः कर मुक्त है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। यानी आय कृषि भूमि से उत्पन्न हो, भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए, भूमि को कृषि भूमि माना जाए, भूमि का कृषि कार्यों में प्रयुक्त होना। तो इनसे उत्पन्न आय हमने अब तक डिस्कस किया। एग्रीकल्चर इनकम है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। अब हम क्वेश्चन से समझेंगे वेदर द फॉलोइंग आर एग्रीकल्चर इनकम और नॉट। पहला, राम अर्न्स अ ₹6,000 एज कमीशन फॉर सेलिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ हिज टेंट। राम को कमीशन के रूप में राम अपने किराएदार की कृषि उपज को बेचने से कमीशन के रूप में 6,000 रुपये कमाता है। तो यह कमाए गए 6,000 रुपये उसकी कृषि आय नहीं है, क्योंकि इस आय का कृषि भूमि से सीधा संबंध नहीं है। सेकंड, एस रिसीव्ड ₹25,000 फॉर द सेल ऑफ ड्राई टबाकू लीव्स। एस तंबाकू के सूखे पत्तों की बिक्री से 50,000 रुपये कमाता है। तो यह आपकी कृषि आय मानी जाएगी, क्योंकि तंबाकू के सूखे पत्तों की बिक्री से हुई आय सामान्यतया कृषि आय है। तंबाकू के पत्ते पहले सुखाए जाते हैं ताकि बाजार में विक्रय किए जा सके। तो यहाँ पे प्राप्त होने वाली आय एग्रीकल्चर इनकम है। थर्ड, आर अर्न्स ₹6,000 फॉर द सेल ऑफ शुगर प्रोड्यूस फ्रॉम द शुगर कैन ग्रोन ऑन एग्रीकल्चर लैंड ओन्ड बाय हिम। आर ने अपनी भूमि पर पैदा हुए गन्नों की उपज से शक्कर बनाकर बेचने से 6,000 रुपये कमाता है। गन्ने की बिक्री से प्राप्त आय कृषि आय है, क्योंकि गन्ना बिक्री योग्य उपज है और वह चीनी मिल को बेचा जा सकता है। लेकिन जहां कृषक बाजार के अभाव में गन्ने को सीधे नहीं बेच सकता है और गुड़ या शक्कर ही बाजार में बिक सकती है, तो गुड़ और शक्कर से प्राप्त होने वाली आय भी कृषि आय मानी जाएगी। यदि क्षेत्र विशेष में गन्ने का बाजार उपलब्ध है, लेकिन कृषक फिर भी गन्ना न बेचकर गुड़ या शक्कर बनाकर विक्रय करता है ताकि लाभ अधिक कमा सके, तो उसकी आय अंशतः ही कृषि आय मानी जाएगी। तो यहाँ पे ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। डी पॉइंट, कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर डैमेज ऑफ क्रॉप बाय साइक्लोन। तो यह आपकी कृषि आय है, क्योंकि साइक्लोन से क्या हुआ, तूफान से फसल नष्ट होने जाने पर बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त हुई। तो ये जो कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ ये आपका एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। ई, इनकम फ्रॉम टी गार्डन इन नेपाल। नेपाल में चाय का बागान है, उससे आए। चाय को हमने पढ़ा था कि भाई पार्टली एग्रीकल्चर इनकम और पार्टली जो है वो बिजनेस इनकम होती है, 60-40 का रेशो होता है। लेकिन 10 सबसेक्शन 1 ने हमारे क्या बोला था कि एग्रीकल्चर लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, नॉट आउटसाइड इंडिया।
और नेपाल जो है वो भारत में स्थित नहीं है, तो एग्रीकल्चर लैंड भारत के बाहर स्थित है, तो ऐसे में वह एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, धारा 10 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत एग्जेम्प्ट नहीं हो। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे कि किस तरीके से एग्रीकल्चर इनकम जो है वो कैलकुलेट होगी। हमें दे रखा है रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड 25,000 रुपये, जो एग्रीकल्चर लैंड से किराया आता है। सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 32,500। अब सैलरी एज अ पार्टनर इन अ टी गार्डन यूनिट 20,000। यहाँ ये ध्यान रखें कि टी गार्डन यूनिट है तो टी में 60-40 का रेशो रहता है, और ये हमारे रिलेवेंट एक्सपेंसेस हुए हैं, दैट इज परचेज ऑफ सीड्स ₹3,000 जो बीज खरीदे। लेबर एंड इरिगेशन एक्सपेंसेस हुआ है, सिंचाई संबंधित व्यय 12,500, व डेप्रिसिएशन और ट्रैक्टर्स आया है हमारा 13,000 रुपये। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले आपको एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप लिखेंगे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, कर निर्धारण वर्ष और गत वर्ष। ये जो आपका असेसमेंट ईयर है, ये असेसमेंट ईयर इस पूरे साल आपको ध्यान रखना है। आपका असेसमेंट ईयर क्या है? 20-21। आपका प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर है हमारा 19-20। तो कैलकुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, सबसे पहले हमने इनकम ली और उसमें से हम एक्सपेंसेस घटाएंगे इनकम। सो रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड कितना आया? 25,000। सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेस 32,500। अब टी के जो बागान है उसमें चाय बागान में साझेदार की हैसियत से मिलने वाला वेतन 60-40 का रेशो रहता है टी के केस में, तो एग्रीकल्चर इनकम 60%, 20,000 का 60% 12,000 रुपये। ये हमारी टोटल आ गई 69,500। लेकिन इस इनकम में हमने कुछ खर्चे भी तो किए थे जो कृषि कार्य से संबंधित थे, तो वो खर्चे हमारे लेस हो जाएंगे, जिसमें हमने बीजों को खरीदा, सिंचाई और लेबर को अपॉइंट किया, फिर ट्रैक्टर वगैरह पे जो हमारा डेप्रिसिएशन लगा। जब इसमें से हम इन खर्चों को घटा देते हैं तो हमारी नेट एग्रीकल्चर इनकम निकल करके कितनी आती है? 41,000 रुपये। तो हमारी नेट एग्रीकल्चर इनकम निकल करके आई है 41,000, 41,000 रुपये। 41,000 रुपये नेट एग्रीकल्चर इनकम है, और ये एग्रीकल्चर इनकम 10 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत क्या होगी? 10 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत फुल्ली एग्जेम्प्ट हो। अब मैं आपको तीसरा उदाहरण देती हूँ किसी एक चाय कंपनी का, कि एक चाय कंपनी ने गत वर्ष 19-20 में 15 लाख रुपए का जो है वह लाभ अर्जित किया। कंपनी स्वयं के बागानों में चाय के पौधे उगाती है और चाय की पत्तियों की आगे की प्रक्रिया अपनी ही फैक्ट्री में करती है। कृषि कार्य और गैर कृषि कार्य की जो है वो हमें क्या करनी है? गणना करनी है। यानी कि अ टी कंपनी जो कि अर्न करती है प्रॉफिट कितने का? 15 लाख रुपए का। 15 लाख रुपए का वह लाभ अर्जित करती है गत वर्ष 19-20 में। द कंपनी ग्रोस टी प्लांट ऑन हिज ओन गार्डन and process the tea leaves in its own factory. Find out its agriculture income and non-agriculture income. If in a particular year all production is destroyed and gets amount from insurance company, whether it will be treated as an agriculture income or not. इस क्वेश्चन में हमें ये भी बताना है। तो उसके अंतर्गत यहाँ हम देखते हैं कि एक टी कंपनी है, उसने उस गत वर्ष में प्रॉफिट कितना अर्न किया है? 15 लाख रुपए। टी कंपनी में हमारा रेशो क्या रहता है? टी कंपनी में हमारा रेशो क्या रहता है? एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम। दैट इज 60% तो एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। तो 15 लाख का 60% कितना आ गया? 9 लाख रुपए।
और 15 लाख का 40% कितना आ गया, 6 लाख रुपए। तो ये तो हमारे क्या हो गए, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आगे ये बात आती है कि यदि संपूर्ण जो है वह बिजनेस जल जाता है, बाय फायर या बाय साइक्लोन नष्ट हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो है वह अमाउंट प्राप्त होती है। इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट प्राप्त होने पर जो भी हमें इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट प्राप्त होती है उससे संबंधित हमारे जो भी खर्चे होते हैं वो खर्चे माइनस करने के पश्चात अगेन 60% को तो आप क्या कंसिडर करोगे, आपकी एग्रीकल्चर इनकम, जबकि 40% को आप क्या करोगे, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, यानी टी, दैट इज चाय। टी के केस में हमेशा ये रेशो क्या रहेगा, टी के केस में रेशो क्या रहेगा, 60% 40%। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए स्टूडेंट्स को ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि 60% जो है वो तो हो गई एग्रीकल्चर इनकम और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो कि कंसिडर होगी एज अ बिजनेस इनकम से, क्योंकि पूरे के पूरे वो व्यापारी जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए भी वो चीज़ कार्य कर रहा है, तो एक तरीके से बिजनेस कर रहा है, तो वो बिजनेस आपका कहाँ जाएगा, बिजनेस इनकम में। ये चाय के केस में था, यही जो मैंने आपको अब तक की पहले की क्लासेस में बताया था कि अगर रबड़ होगा तो रबड़ में ये रेशो आपका क्या हो जाएगा, 60 की जगह पे आपका रेशो चेंज हो जाएगा, दैट इज 65% और 35% का रेशो हो जाएगा। यही अगर मेरा कॉफ़ी होगा तो 75% और क्या हो जाएगा, 25% का रेशो हो जाएगा। जो हमने अब तक की क्लासेस में इस चीज़ को हमने डिस्कस किया है कि यदि पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होती है तो कॉफ़ी में रेशो रहेगा 75-25% का, और यदि यही कॉफ़ी बुन करके उत्पादित की जाती है या कोई सुगंधित पदार्थ चिकरा आदि उसमें मिलाया जाता है तो ये जो रेशो रहता है वो किस में चेंज हो जाएगा, ये रेशो अगेन आ जाएगा 60% और 40% में। थैंक यू।